घर का पहले ले लें कि घर के ऊपर जब कर्जे चढ़े होते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि वो घर अपनी जब तक आमदनी नहीं बढ़ाता वो खर्चे कम करता है। वो उस मुश्किल वो अब जब आप खर्चे कम करते हैं क्या होता है, अब बच्चों की जनाब आप फीस नहीं दे सकते, उनको एक अच्छे स्कूल से कमजोर स्कूल में लेके जाते हैं, कई बजाय स्कूल से निकाल लेते हैं, उनको कपड़े नहीं आप नए दे सकते, खाना आप बजाय गोश्त खाने के दाल पे आ जाते हैं। यानी घर एक मुश्किल वक्त से गुजरता है। तो मैं सिर्फ लोगों को वो लोग बेताब होते हैं, लोगों में सब्र नहीं होता, कहते हैं जी क्यों नहीं एकदम चेंज आया, नया पाकिस्तानी बना। एक प्रोसेस होता है नया पाकिस्तान। तो उसके अंदर ये जो ऑपोजिशन है इन्होंने पूरा फायदा उठाया पहले दिन से, कोई चीज गलत, ये गलत हो गया, क्योंकि इनका इंटरेस्ट सिर्फ ब्लैकमेल करने का था। वो हर कोविड पे इन्होंने ब्लैकमेल किया, फेटअप पे ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, इकोनॉमी के ऊपर इन्होंने किया, कश्मीर, फिर वो जो कंटेनर पे सब चढ़ गए, कह रहे हैं लिबरल और इस्लाम खतरे में है। तो इनका वन पॉइंट एजेंडा है। और अभी भी मैं मेंटेन करता हूं कि जब आपके मुल्क के अंदर क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में आ जाएं, वो बजाय मुल्क के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने जात के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, वो ज्यादा मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं बजाय दुश्मनों के। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा अगर हम गवर्नेंस के इश्यूज की तरफ आ जाएं, आप इस पूरे 15-20 दिन से मसलसल उस्मान बुज़दार साहब जो है वो दोबारा एक टारगेट है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं मानता हूं कि उस्मान बुज़दार को ऑपोजिशन को उनको एक वीक टारगेट समझते हैं और वो उनको वीक टारगेट बन के बार बार जो है उन पे हमला करते हैं। लेकिन आपके जो सपोर्टर्स हैं पीटीआई के अंदर, आपकी अपनी जो पार्टी, वो महसूस करते हैं कि आप अपना पॉलिटिकल कैपिटल स्पेंड कर रहे हैं, अपनी गुडविल स्पेंड करते हैं उस्मान बुज़दार साहब को डिफेंड करने के लिए। आप क्या समझते हैं कि उस्मान बुज़दार एक इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर है? देखिए मोहित, उस्मान बुज़दार की सिर्फ एक वीकनेस है जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है और उनके मुखालिफ को मजा, उनके लिए आसान होता है उनको टारगेट बनाना। वो मीडिया सेवी नहीं है, जो वो मीडिया पे आके अपनी सफाई नहीं पेश कर सकते, प्रमोट नहीं कर सकते अपने आप को। वो शहबाज शरीफ की तरह अरबों रुपया अपनी पब्लिसिटी पे नहीं खर्च करते, वो इश्तिहारात दे के पॉजिटिव अपने ऊपर मजबूर नहीं लिखवाते, वो इतना सा काम करके इतने बड़े पब्लिसिटी नहीं लेते। वो उनको एक्चुअली हैंडीकैप है। और वो कोई भी जब शुरू में कोई आता है, कोई भी, मुझे याद है जब नवाज शरीफ आया था, तो नवाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर बना था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता था जब तक एक जगह लफाफा ना चलाओ। ये लफाफा जर्नलिज्म शुरू उसने की थी, मुझे तो, हमें तो याद है, हमारे सामने सब कुछ हुआ है। तो वो एक उनका हैंडीकैप है, उनके लिए टारगेट बन जाते हैं। बदकिस्मती से हमारे अंदर भी थोड़े से लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, वो भी अंडरमाइन करते हैं। मैं क्या बताऊं, तो एक टारगेट बना हुआ है। प्राइम मिनिस्टर, एक ब्रेक लेने दीजिए। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ। बात हो रही है पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नेंस के हवाले से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से डिस्कशन को कंटिन्यू करें। Going sky high in the urban hub of the Twin Cities. Pre-launch bookings of Giga Mall extension are open now. All new Brio with 7 powerful enzymes जो extra strength के साथ हर तरह के दाग मिटाएं और कलर प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी रखे आपके कपड़ों को ब्राइट एंड क्लीन फॉर लॉन्गर। लाइफ के हर ओ के लिए Brio। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तामीराती तरक्की के विजन की तकमील। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मराकज और ब्लू एरिया में कमर्शियल प्लाटों का नीलामिया 21, 22 और 23 सितंबर 2020 दिन 11 बजे, जबकि पाक इनक्लेव 3 के रिहायशी प्लाटों की कुरानदाजी 24 सितंबर 2020 दिन 11 बजे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन दरखास्त देने की सहूलत। दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 17 सितंबर 2020। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट आज ही खरीदें, आज ही तामीर करें। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस्लामाबाद। वेलकम टू सुपीरियर यूनिवर्सिटी, जिसके ग्रेजुएट्स कभी बेरोजगार नहीं रहते। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता लीडरशिप के ज़ेरे साए सुपीरियर में HEC रिकॉग्नाइज्ड डिग्री दी जाती है। Going sky high in the urban hub of the Twin Cities. Pre-launch bookings of Giga Mall extension are open now. All new Brio with 7 powerful enzymes जो extra strength के साथ हर तरह के दाग मिटाएं और कलर प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी रखे आपके कपड़ों को ब्राइट एंड क्लीन फॉर लॉन्गर।
लाइफ के हर ओ के लिए ब्रियो। पावर सीमेंट आज के दौर की तेज रफ्तार कंस्ट्रक्शन के लिए फास्ट सेटिंग, लॉन्ग लास्टिंग मजबूती। पावर सीमेंट, मजबूती चट्टानों जैसी। DH मुल्तान में सेक्टर Q की पोजीशन का आगाज अगस्त 2020 से कर दिया गया है। प्लॉट पोजीशन के 1 साल के अंदर घरों की तामीर मुकम्मल करने वाले अलॉटीज के लिए डेवलपमेंट चार्जेस की मुकम्मल छूट होगी। DHA मुल्तान। रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस स्याह दाने कलौंजी को जरूर इस्तेमाल करो, इसमें शिफा है। This hadith is sponsored by Powerful Essential। 26 विटामिन, मिनरल्स और कलौंजी से भरपूर ड्रिंक है पावरफुल एसेंशियल, टेस्ट ऑफ पावर। पाकिस्तान की बुनियाद में एफको का हिस्सा है और मुस्तकबिल में भी एफको स्टील, मुस्तकबिल की तामीर। रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस स्याह दाने कलौंजी को जरूर इस्तेमाल करो, इसमें शिफा है। This hadith is sponsored by Powerful Essential। 26 विटामिन, मिनरल्स और कलौंजी से भरपूर ड्रिंक है पावरफुल एसेंशियल, टेस्ट ऑफ पावर। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं मौजूद हूं वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ और डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आप क्या चीज स्किल देख रहे हैं उस्मान बुज़दार में जो बाकी सबको नजर नहीं आ रही? मैं नंबर 1 चीज ये जानता हूं कि उस्मान बुज़दार करप्ट नहीं है। ठीक, एक बड़ी मुश्किल पंजाब की हुकूमत वो जो कर रहा है वो बड़ी मुश्किल हुकूमत है, क्योंकि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और पुलिस पोलिटिसाइज हो चुकी है। कैसे पोलिटिसाइज हुई है? 35 साल से एक ही पार्टी वहां गवर्न कर रही है। हम जब केपी के अंदर जब हमने पुलिस रिफॉर्म्स की तो पहला 1.5-2 साल हमारे लोगों से आया कि जनाब ANP के काम करते हैं नीचे थाने में, हमारे काम नहीं करते। हमें ये बड़ी क्रिटिसिज्म है। वो सिर्फ 5 साल पावर में रहे थे, ये 30 साल पावर में है। इन्होंने तो थानेदार भी होता था तो वो हमजा शरीफ अपना चुन के थानेदार रखवाते थे। इन्होंने वो जो सारा सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी इनके अपने खास लोग बैठे हुए थे। सो हम तो पहली दफा आए थे, तो उनके लिए पहले तो एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर सही कॉम्बिनेशन ढूंढना, अपनी टीम बनना, एक पोलिटिसाइज एक जिधर ब्यूरोक्रेसी और पुलिस पोलिटिसाइज थी उसके अंदर एक बड़ा मुश्किल काम था। फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट, फिर वो एक हमारी एक उसके अंदर कई ऐसे लोग आए जो कि PTI के नहीं थे, यानी बाहर से आए। सो उसके लिए बड़े चैलेंजेस थे। मैं जानता हूं ठीक, अगर मेरे में एबिलिटी ना होती प्रेशर लेने की, जिस तरह मैंने कोविड की बात की, जिस तरह मुझे इन्होंने कितना लोगों ने कहा, आपको याद है कि जी तालिबान खान ये जी कोई मैं जब कहता था कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, 10 साल मैंने गालियां खाई लोगों से। मैंने आज तक अपना व्यू चेंज नहीं किया और अल्लाह हक है आज वो सामने है। मुझे पता था कि इसके ऊपर क्या प्रेशर है, लोगों को तो नहीं पता था। नहीं, वो तो आपका पॉइंट तो इसलिए मैं एंड में क्या चाहता हूं उस्मान बुज़दार से, मैं एंड में पंजाब की पुलिस से क्या चाहता हूं, मैं ब्यूरोक्रेसी से क्या चाहता हूं, उस्मान बुज़दार से मैं ये चाहता हूं कि जो हम जो प्रोजेक्ट्स हैं, और हमारे प्रोजेक्ट्स क्या हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स हैं अवाम के लिए, लोगों को उठाने के लिए, निचले तबके को उठाने के लिए, निचले इलाकों को। DG खान जी बड़ा पैसा खर्च कर दिया, DG खान जी ये भी है कंप्लेन की DG खान पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। तो DG खान पंजाब का सबसे गरीब इलाका है, सारे सोशल इंडिकेटर्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट में वो सबसे पीछे रह गया है। तो हमारी तो पॉलिसी है, हम बलूचिस्तान में पैसा खर्च कर रहे हैं, आपको पता है। अच्छा लेकिन मैं पहले क्लियर हमारी गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान में सबसे फाटा के अंदर सबसे ज्यादा पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? वो पीछे रह गए हैं, वो तो जो इलाके पीछे रह गए हैं, जो अवाम पीछे, हमारी वो प्रायोरिटी है। उस्मान बुज़दार से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जब उसका दौर खत्म हो तो पंजाब में गुर्बत कम हो जाएगी, ये मैं चाहता। अच्छा, अब जो आपकी अपनी पार्टी की क्रिटिसिज्म वो है ये है कि उस्मान बुज़दार को कोई सीरियसली करप्ट नहीं कह रहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो अपनी टीम को इंस्पायर नहीं करते, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और उसके अलावा उनकी ब्यूरोक्रेसी अनसेटल्ड है। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ फिगर निकाले कि छठा आपका IGP आ गया पंजाब में, 5वां है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM इस वक्त बैठा हुआ है, 4था चीफ सेक्रेटरी है, और आप सेक्रेटरीज अगर हर डिपार्टमेंट में देखिए, हायर एजुकेशन में 8 या 10 दफा, प्राइमरी एजुकेशन में 5 दफा, इंडस्ट्रीज में 5 दफा, इरिगेशन में 5 दफा, पांचवा सेक्रेटरी बैठा है, ट्रांसपोर्ट, एक्साइज, लोकल गवर्नमेंट, सभी डिपार्टमेंट में 4था 5वां कह रहे हैं कि एवरेज है
5वां प्रोविंशियल सेक्रेटरी आ गया है 2 साल में, तो अनसेटल्ड गवर्नेंस। मैं आपको बताता हूँ, शौकत खानम जब बना, हमने क्योंकि यहाँ किसी के पास एक्सपर्टीज नहीं थी, तो हम जो चीफ एग्जीक्यूटिव एक स्पेशलाइज कैंसर हॉस्पिटल का था, क्योंकि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था, हमने इंटरनेशनली एडवर्टाइज किया। तो इंटरनेशनली हमने चीफ एग्जीक्यूटिव वहां का, और पहले 4 एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव जो थे वो इंटरनेशनली हमने एडवर्टाइज करके लिए। 4 सालों में 4 चीफ एग्जीक्यूटिव गए, आए और गए, हमने निकाल दी। 5वां आया और वो उसके बाद रह गया। पॉइंट मेरा ये है कि हमारा एंड में उस्मान बुज़दार से ये नहीं लोग पूछेंगे कितनी तब्दीलियां हुई, क्या जी पंजाब की आपने गवर्नेंस पहले से बेहतर की, क्या आपने अपने लोगों को, जो हमारा स्टेटेड एम है, गरीब लोगों को ऊपर उठाया, ये पूछेंगे। देखें, ये कहना कि जनाब वहां लोग चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस होंगे, आगे भी होंगे, लेकिन जब तक हमारा तो मकसद ये है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर पहुंचे, वो यह कि वहां सिस्टम लोगों को बेहतर दे। पंजाब के अंदर जिस तरह की चीजें हुई हैं, जो जो चीजें हमने आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर की हैं, मैं अब आपको जी बड़ा शोर मच गया सीसीपीओ पे लाहौर में। पहले ये पूछें कि लाने की क्यों जरूरत पड़ी। कई जगह निचले तबके पे पुलिस कब्जा ग्रुप के साथ मिली हुई है, वहां कब्जा ग्रुप दंदनाते फिर रहे हैं, और हम क्यों चाह रहे हैं चेंज करें? चेंज इसलिए करें कि लोग बेचारे कब्जा ग्रुपों के हाथों में फंसे हुए हैं। एक आदमी को कत्ल कर दिया उन्होंने, एक आदमी को अभी कोई 3 हफ्ते पहले उसको कत्ल कर दिया, उसकी जमीन पर कब्जा हुआ था। जब कत्ल किया, पता चला कि हमारा नीचे से पुलिस को सब कुछ पता था, कब्जा ग्रुप लोगों के साथ मिले हुए थे। तो पॉइंट मेरा ये है कि पंजाब के लोगों ने एंड में ये पूछना है कि क्या पुलिस ने हमारी जान और माल की हिफाजत की या नहीं की। उन्होंने ये नहीं पूछना कितने लोग आपने चेंज किए हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ 3 हफ्ते पहले आपने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि शोएब दस्तगीर जब आईजीपी थे, तो आपने कहा कि अब ये कॉम्बिनेशन चीफ सेक्रेटरी और आईजीपी का चलेगा, वो भी नहीं चल सका। अब आप एक नया आईजीपी लेके आए हैं, अब इसकी क्या उम्मीद है कि ये आईजीपी भी चल पाएगा? कोई गारंटी नहीं है। इसका तो सक्सेस ये कि क्या वो परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक, यानी ये तो कोई नहीं हुआ कि वो कितनी, और जो वो थे शोएब दस्तगीर, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन एंड में प्रेरोगेटिव चीफ एग्जीक्यूटिव का होता है। किसी ने एंड में नहीं कहना, अगर पंजाब में लोगों की जान और माल की हिफाजत ना हुई, किसी ने शोएब दस्तगीर को नहीं पकड़ना, उन्होंने उस्मान बुज़दार और इमरान खान को पकड़ना है। लेकिन कंप्लेन ये भी है कि अगर पटवारी की पहले जो फर्द होती थी वो अगर 5,000 की बनती थी, तो अब पता नहीं 40,000 रुपए देने पड़ रहे हैं फर्द के। करप्शन में ग्राउंड लेवल पे कमी नहीं हुई। ठीक है, आपका कोई कैबिनेट मेंबर पे करप्शन चार्जेस नहीं है, आपके किसी मिनिस्टर पे कैबिनेट करप्शन चार्जेस नहीं है, टॉप पे कोई करप्शन चार्जेस नहीं, लेकिन नीचे को फर्क नहीं पड़ा। देखिए मोहित, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैंने जब सारी कैंपेनिंग की तो मैंने कहा कि ऊपर की करप्शन 90 दिन में खत्म हो जाएगी। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मेरी कैबिनेट में कोई कहे कि किसने कोई पैसा बनाया। एग्रीड। जो भी मेरे वजीरों के ऊपर, उस्मान बुज़दार के ऊपर इन्होंने बड़ी बड़ी लेवल की एलिगेशंस, सारी चीजों मैंने आईबी और मैं आईएसआई को भी कहता हूं कि मुझे रिपोर्ट दें, उनको सबको मैं चेक करवाता हूं। देखिए, जो निचले लेवल की करप्शन है ना, वो एंडेमिक हो चुकी है, यानी वो जड़ें पकड़ चुकी है। वो हो क्या गया है, आपको मैं क्या बताऊं, जो चीजें हमें पता चली हैं कि कस्टम्स के अंदर कई जगह पे उन्होंने पूल किया होता है कि सारे मिल के ना जो पैसा आता है पूल में आता है, फिर सबको पैसे मिल जाते हैं। ये अब से नहीं, ये 30-40 साल से चल रहा है। वो उसको करप्ट कहते हैं जो उस पूल के ऊपर पैसा बनाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर कई चीजें, यानी अब यूटिलिटी स्टोर्स, अब वहां यूटिलिटी स्टोर्स एक गरीब लोगों के लिए सस्ता खाना देने के लिए बड़ा अच्छा है, एक अच्छी मैकेनिज्म है। हमने रियलाइज किया कि बेस्ट तरीका करप्शन खत्म करने का यह है कि सारा उसको ऑटोमेट कर दो, उसको सारा कंप्यूटराइज कर दो, ई गवर्नेंस कर दो। हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी को, पिछले बिडिंग हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई जीता, उसने शुरू किया, वो ही वहां के उनके एम्प्लॉयज ने एक फेक कंपनी से सस्ता कॉन्ट्रैक्ट देकर स्टे ऑर्डर ले लिया। चाहते ही नहीं है वो, यानी उन्होंने खुद ही सैबोटाज कर दिया। देखिए, नीचे एक पूरा सिस्टम बने हुए हैं। ये कैसे दूर होंगे? ये होंगे जब आप ऑटोमेट करेंगे, ई गवर्नेंस लेके आएंगे। शौकत खानम में कोई बता दे कोई करप्शन है, क्यों? क्योंकि 20 साल पहले ई गवर्नेंस आ गई, सब कुछ कंप्यूटराइज है, पेपर चलता ही नहीं है, 2 मिनट में चीजें पकड़ी जाती हैं।
ایک کئی جگہ کے اوپر کی اصل میں ملک کو ڈسٹروائے کرتی ہے اوپر کی کرپشن. مہاتر محمد انہوں نے مجھے 20 سال پہلے یہ کہا تھا کہ نیچے کرپشن لوگوں کو تنگ کرتی ہے, پرائم منسٹر اور اس کے وزیروں کی کرپشن ملک کو تباہ کر دیتی ہے. مہاتر گئے, وہ تو میں نجیب آیا ان کا, وہی نہیں ایک منٹ, مہاتر محمد جب وہ چھوڑ کے گئے ملیشیا ایک پراسپرس, ایک آگے بڑھنے والا فرسٹ ورلڈ والا بننے جا رہا تھا ملک. جیسی وہ گئے, وہ دوسرا ہے نجیب جو آج جیل میں ہے, 10 سالوں میں وہ مقروض کر کے چلا گیا ملیشیا کو. سو پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کا پرائم منسٹر اور منسٹر کرپشن کرتے ہیں وہ ادارے تباہ کر دیتے ہیں. سپریم کورٹ نے پیناما کے کیس میں جسٹس کھوسا نے کہا کہ سارے گورنمنٹ کے ادارے مفلوج ہو چکے ہیں. وہ کیے گئے تھے جو انہوں نے نیب کو جب آپس میں مل کے انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں اپنا چیئرمین بنایا تھا, کرپشن تو تب کھلے ہم. میں میگا کرپشن پہ آتا ہوں. ایک صرف پولیٹیکل ایشو ہے کہ آگے پنجاب میں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونے ہیں, ابھی تک نیا ایکٹ وہاں کا نہیں آیا ہے. آپ کی پارٹی کے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے سی ایم جو ہیں پنجاب کے, ان کی سیکنڈری ٹیئر لیڈرشپ سے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو کوئی ایکسیس نہیں ہے. لاہور میں اگر 30 سیٹیں تھیں ایم پی ایس کی, 22 آپ نے نہیں جیتی, 8 آپ نے جیتی. جو 22 نہیں جیتی, جو ہارے ہوئے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, سیکنڈ لیڈرشپ ہے, ان کو اب کوئی جانتا نہیں ہے, ان کی سی ایم تک کوئی ایکسیس نہیں ہے. پورے پنجاب کے 36 ڈسٹرکٹس میں جو پی ٹی آئی کی ہاری ہوئی لیڈرشپ ہے اس کو بھی سی ایم تک کوئی ان کو میٹنگ اور ایکسیس نہیں ہے. تو پھر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ظاہر ہے آپ کو جیتنے, اور آپ بلیو کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ میں, تو اگر پولیٹیکلی ڈسفنکشنل ہو جائیں گے آپ پنجاب میں تو کیسے جیتیں گے؟ پہلی چیز تو یہ ایکوریٹ نہیں ہے اسٹیٹمنٹ. ہوتا کیا ہے, میں جی پولیٹیکل ورکر ہوں, میں چیف منسٹر کو نہیں ملا, پرائم منسٹر کو لو جی تباہ ہو گیا ملک, یہ ہو گیا. یہ انفارچونیٹلی پولیٹیکل لوگوں کی سینگ ہوتی ہے. اس کے اوپر پورا کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اگر صحیح گورننس, ایک تو جس طرح میں نے کہا ای گورننس, جتنی ہم اپنے ملک کے اندر آئی ٹی لے آئیں گے, یہ ساری پیپر اکانومی ختم کریں گے. ایف بی آر کے اندر ابھی تک آٹومیشن نہیں آئی. کب سے وہ کوشش کر رہے ہیں, کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ اندر لوگ بیٹھے ہوئے جو نہیں آنے دیتے. اب ہم زور لگا رہے ہیں کہ اس کو پورا آٹومیٹ کرو تاکہ جو ٹیکس والا ہے اور جو جسے ٹیکس لینا اس کے بیچ میں مشین ہو, کنیکشن جو دنیا میں. دیکھیں لوکل گورنمنٹ یہ دوسری چیز ہے. اگر گورننس سسٹم صحیح ٹھیک کرنا ہے, وہ ہے ہی ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم. اور جو ہم لے کے آئے ہیں ساری پاکستان کی ہم نے پچھلے لوکل گورنمنٹ سسٹم اسٹڈی کیے ہیں, سب اسٹڈی کر کے کیا ان میں خامیاں تھیں. یہ جو انشاءاللہ جو پنجاب میں اور سندھ میں, پنجاب میں اور جو کے پی میں لوکل گورنمنٹ سسٹم آ رہا ہے, یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک پہلی دفعہ ایک امپاورڈ سسٹم آ رہا ہے. آ رہا ہے, ابھی آیا نہیں ہے. نہیں, ہم نے تو بنا دیا ہے, اس کا تو ایکٹ پاس ہو گیا, صرف ڈیٹس اناؤنس ہونی ہے. جہاں پہلے ولیج کاؤنسلز, پہلی دفعہ پنجاب میں ولیج کاؤنسلز کے الیکشن ہوں گے اور ڈائریکٹ پیسہ گاؤں پہ جائے گا, جو کبھی پہلے نہیں پنجاب میں گیا, کے پی میں گیا تھا. اور اس کے بعد ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے تحصیل ناظم کے, ڈائریکٹ الیکشن. اور پھر لاہور کا جو میئر ہوگا, جس طرح لنڈن کا میئر ہے, نیو یارک, ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے. یہ اصل آپ کہتے ہیں نا جی کدھر ہے نیا پاکستان, یہ بنے گا نیا پاکستان. یہ جو بالکل ایک ملک بدل جائے گا, جس کا گورننس سسٹم بدل جائے گا. اس سے ہوگا کیا کہ ساری جو آپ کے جو شہر ہیں وہ بچ جائیں گے. جو ہمارے شہر ہیں نا وہ تباہ ہو رہے ہیں سارے. آپ کو پتہ ہے نا موہید, ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں. جی, ان کے اندر امیونٹیز کی کوئی نہیں, نہ پتہ چلتا ہے بجلی, گند کدھر ہے, سیوریج سسٹم ہے. اور ہماری جو آگے فوڈ سیکیورٹی وہ انڈینجر ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ شہر کوئی ان پلانڈ گروتھ ہوتی جا رہی ہے. تو جب یہ سب کچھ تب ہی کنٹرول ہوگا, شہر ٹھیک ہوں گے. کراچی کا جو سارا مسئلہ ہے وہ تب حل ہوگا جب جس طرح لنڈن, نیو یارک, پیرس, ان کے جب ایک الیکٹڈ میئر ایک اپنی کیبنٹ سے باقاعدہ ایک شہر کو ایک ملک کی طرح چلائے گا, تب یہ بچیں گے شہر, اپنے پیسے اکٹھے کریں گے. پرائم منسٹر, یہ آپ نے بارہا کہا اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے, لیکن کل مصطفیٰ کمال جو پاک سرزمین کے لیڈر ہیں, انہوں نے ایک بڑی دھواں دھار تقریر کی ہے. اس میں کہا کہ اگر وزیر اعظم سیریس ہیں کراچی کے حوالے سے تو سب سے پہلے کراچی کا جو ڈیفیکٹو سینسس ہے اس کو کرانے کی ضرورت ہے, جہاں کراچی کی آبادی 14 ملین یا 15 ملین دی گئی ہے, جبکہ سبھی مانتے ہیں کہ کراچی شاید 25-27 ملین کا شہر. یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ لوگوں کو ڈاؤٹس ہو سکتی ہیں سینسس کے اوپر, اور کراچی کے لوگوں کو ہے بڑا شک. ہونا چاہیے, لیکن کیا اس وقت ہونا چاہیے؟ یعنی یہ اس کا ٹائمنگ دیکھ لیں کہ کب سینسس کرنا ہے, تاکہ یہ الیکشن سے پہلے ہو, تاکہ الیکشن میں پھر آپ اس سینسس کے مطابق الیکشن کروا سکیں. لیکن اس وقت تو کچھ اور ضرورت ہے ملک کی.
اور کراچی کی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کراچی کی اور جیسے لاہور کی ان کی ضروریات مختلف ہیں. ان کو ہم نے کیسے اب چلانا ہے ایز وہ شہر جو کہ اپنے پیسے اکٹھے کریں, اپنا سیوریج سسٹم ٹھیک کریں, وہ ایک چین آف کمانڈ ہو. اس وقت کراچی میں کیا ہو رہا ہے, کراچی کیوں نہیں چل سکتا, کیوں کراچی ہمارے دیکھتے دیکھتے کھنڈر بنتا گیا؟ کیونکہ جو گورنمنٹ الیکٹ ہوتی ہے وہ آتی ہے رورل سندھ سے اور پیسے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں. کراچی کا کوئی اپنا سسٹم امپاورڈ ہے ہی نہیں, وہ کراچی اپنے پیسے بھی نہیں اکٹھے کرتا, اس کا پانی کا بھی سپلائی سندھ سے ہوتا ہے, ویسٹ ڈسپوزل بھی سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے, کراچی کے پاس تو ہے نہیں. یہ کبھی سسٹم چل ہی نہیں سکتا. نہیں تو پھر آپ کا سولوشن کیا ہے؟ ابھی آپ نے 1100 بلین کا پیکج اناؤنس کیا جو بہت بڑا پیکج ہے, اناؤنس کرتے ہی سندھ حکومت نے کھپ ڈال دیا آپ کے ساتھ, تو ابھی پھر کیسے اس کو لے کر چلیں گے آپ؟ دیکھیں میں نہیں جانتا کہ سندھ گورنمنٹ کی کیا پرابلمز ہیں, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ جو اس وقت تباہی مچی کراچی کے اندر, یہ تباہی کے بعد سارے ہم سٹیک ہولڈرز بیٹھے. سٹیک ہولڈرز کا مطلب کیونکہ وہاں کنٹونمنٹس بھی ہیں تو آرمی بھی بیچ میں, اور جو نالے ہیں وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں سوائے فوج کے, وہ صاف ہی نہیں کوئی کر سکتا. اور یہ جو اور انکروچمنٹ سندھ گورنمنٹ کی ہے تو وہ, اور پھر کئی جگہ پہ وہاں فیڈرل گورنمنٹ کی جورسڈکشن ہے, کئی پروونشل. سو ہم سب ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے اور فیصلہ کیا کہ اب کراچی کا جو مین مسئلہ ہے واٹر سپلائی وہ کیسے کرنا, وہ ہم فیڈرل گورنمنٹ نے ذمہ داری لی ہے K4 کی. پھر ان کی ویسٹ ڈسپوزل ہے, ان کا سیوریج سسٹم ہے, ان کی ٹرانسپورٹ ہے. یہ مین پرابلمز ہے کراچی کے. نالے ہیں, ان کو صفائی کیسے کر. تو اس سب کے لیے جتنے سٹیک ہولڈر سب بیٹھے, یہ ہمارا وہی ماڈل ہے جو NCC ہمارا تھا کووڈ کے اوپر ہم نے کیا. اب یہی ہم کنسٹرکشن کے اوپر وہی ماڈل استعمال کیا پاکستان میں کنسٹرکشن کو بوسٹ دینے کے لیے. وہی ماڈل ہے کہ کراچی کی ریجوینیشن بچانے کے لیے. دیکھیں کراچی صرف سندھ کا نہیں ہے, کراچی ہے پاکستان کا انجن آف گروتھ. کراچی کو اگر زکام ہوتا ہے نا تو پاکستان بیمار ہو جاتا ہے. کراچی پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے. کراچی کا اوپر آنا, اس کا ٹھیک فنکشن کرنا, یہ سارے ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے یہ جو فیصلہ کیا گیا, ہوا تو حادثہ بہت بڑا بارش کی وجہ سے, لیکن اس کی وجہ سے یہ وہ کہتے ہیں نا کرائسس بیکمز این اپرچونٹی, یہ اپرچونٹی مل گئی اب کراچی کو ٹھیک کرنے کی. آپ نے بارہا ذکر کیا کراچی کو کہ کراچی کے پاس لندن کی طرح, سڈنی کی طرح, دلی کی طرح, ممبئی کی طرح, تہران کی طرح آپ نے ایگزامپلس دی, لیکن جو کچھ آپ اس وقت کر رہے ہیں وہ اس ڈائریکشن میں جا نہیں رہا. یعنی لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کراچی کے بزنس کے, کراچی کا اپنا انڈیپینڈنٹ میئر ہو, ساری 17 جو وہاں پہ سروس ڈیلیوری آرگنائزیشنز ہیں اس کے ماتحت ہوں. لیکن آپ پیسے دینے کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن وہ ڈھانچہ تو کہیں بنتا نظر نہیں آ رہا جس میں کراچی اپنے آپ کو سسٹین, وہ کیسے ہوگا؟ نہیں موہت, وہ ڈھانچہ تو بن گیا ہے. کراچی کا ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ ہو گیا, اس کی جو کاؤنسل ہے ایک اوورسی مانیٹرنگ کمیٹی بن گئی جس میں سب سٹیک ہولڈرز ہیں, ایک نیچے ایگزیکٹو آ گیا, اور وہ جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے اندر بھی ریپرزینٹیٹو سارے سٹیک ہولڈرز کی ہے. تو اب پورا مانیٹر ہوگا ٹائم فریم کے ساتھ, 1 سال میں کیا کرنا ہے, 2 سالوں میں کیا کرنا ہے. آؤٹ سائڈ جو ساروں کو ہم نے 3 سال دیے ہیں, 3 سال میں ہم سب کچھ مکمل کرنا ہے. ٹھیک. پرائم منسٹر مجھے ایک بریک لے دیجیے. ناظرین میں موجود ہوں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ. ایک بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں. یونیفارم ہمیشہ سے اپنے کسٹمرز کی ہیلتھ اور سیفٹی کو انشور کرتا آیا ہے. اپنی تمام پروڈکٹس پر سیفٹی سیل لگا کر, پلاسٹک کے بجائے کپڑے کی پیکنگ متعارف کروا کر, اور اپنی تمام پروڈکٹس کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اصولوں کے عین مطابق بنا کر, تاکہ آپ تک پہنچیں جراثیم سے پاک کوالٹی پروڈکٹس. ہمیشہ یونیفارم میکس اے ہیلدی ہوم. All new Brio with 7 powerful enzymes جو ایکسٹرا اسٹرینتھ کے ساتھ ہر طرح کے داغ مٹائیں اور کلر پروٹیکشن ٹیکنالوجی رکھے آپ کے کپڑوں کو برائٹ اینڈ کلین فار لانگر. لائف کے ہر او کے لیے Brio. وزیر اعظم پاکستان کا ویژن, CDA کمیشن, عوام کو ملے اپنا گھر. پاک انکلیو 3 کے رہائشی پلاٹوں کی قراردازی 24 ستمبر 2020 دن 11 بجے. قبضے کا حصول مکمل. ترقیاتی کاموں کا 2 ماہ میں آغاز. بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے آن لائن درخواست دینے کی سہولت. درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 17 ستمبر 2020. مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسلام آباد. ہمارا جدید نصاب آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن اینڈ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کے تحت سپیریئر کے طلباء کو کوالٹی ایجوکیشن فراہم کی جاتی ہے.
Brio with 7 powerful enzymes जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के साथ हर तरह के दाग मिटाएं और कलर प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी रखे आपके कपड़ों को ब्राइट एंड क्लीन फॉर लॉन्गर। लाइफ के हर ओ के लिए Brio। पाक चीन दोस्ती का लाजवाल बाब ML1 $6.8 बिलियन की लागत से कराची तो पिशावर डबल ट्रैक, दोनों अतराफ फेंसिंग और फाटकों का खात्मा। ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटा। कराची से लाहौर 7 घंटे और लाहौर से रावलपिंडी सिर्फ 2.5 घंटे। 1.5 लाख लोगों के लिए रोजगार। मौजूदा हुकूमत का गेम चेंजर मंसूबा ML1। Going sky high in the urban hub of the Twin Cities. Pre-launch bookings of Giga Mall Extension are open now. हमारा जदीद निसाब आउटकम बेस्ड एजुकेशन एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के तहत सुपीरियर के तुलबा को क्वालिटी एजुकेशन फराहम की जाती है। All new Brio with 7 powerful enzymes जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के साथ हर तरह के दाग मिटाएं और कलर प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी रखे आपके कपड़ों को ब्राइट एंड क्लीन फॉर लॉन्गर। लाइफ के हर ओ के लिए Brio। आए एहतियात और जिम्मेदारी के साथ तालीमी सिलसिले को दोबारा जोड़ें। तालीमी इदारों, फनी तरबियत के इदारों और मदारिस की इंतजामिया तलबा और तालिबात की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोरोना की एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। असातिज़ा और बच्चे मास्क लाजमी पहने। कपड़े का मास्क भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मरहलावार और मतबादिल अय्याम में क्लासेस का इनेकाद किया जाए। क्लासरूम्स खुले, रोशन और हवादार रखे जाएं। क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, टॉयलेट्स, कैफेटेरिया, स्कूल बस, हॉस्टल्स वगैरह को बाकायदगी से साफ और जरासीम से पाक करें। वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजने से पहले टेम्परेचर चेक करें। खांसी, बुखार, नजला, जुकाम की सूरत में स्कूल न भेजें। बच्चों को खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक को कोहनी से ढांपने की तरबियत दें। बच्चों को साबुन से बार बार हाथ धोने या सैनिटाइज करने की तलकीन करें और उस पर अमल करवाएं। बच्चों की नशिस्तों के दरमियान समाजी फासला रखें। खाने पीने और आम इस्तेमाल की अशिया का तबादला न करें। याद रखें, तमाम तालीमी इदारों में हर किस्म के इज्तिमात और गैर निसाबी सरगर्मियों की सख्ती से ममानियत है। इल्म की शम्मा रहे रोशन। लाजिम एहतियात हर पल। वजारत वफाकी तालीम और पेशावराना तरबियत, हुकूमत पाकिस्तान। रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस स्याहदाने ने कलौंजी को जरूर इस्तेमाल करो, इसमें शिफा है। This hadith is sponsored by Powerful Essential 26 विटामिन, मिनरल्स और कलौंजी से भरपूर ड्रिंक है Powerful Essential, टेस्ट ऑफ पावर। पाकिस्तान की बुनियाद में एफको का हिस्सा है और मुस्तकबिल में भी। एफको स्टील, मुस्तकबिल की तामीर। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं मौजूद हूं वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ और डिस्कशन को इसी पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब पुलिसिंग पे आ जाए। अब वैसे तो रेप और मर्डर बदकिस्मती से दुनिया के बेहतरीन पुलिस माशरों में भी ये जुराइम होते हैं और ये बदनसीबी की बात है। लेकिन मोटरवे रेप इंसिडेंट जो है उसने पूरी कौम की जो एक इमोशंस जो है उसको मुतासर किए, नजरें उस पर जमी। उस पर आपकी क्या फीलिंग है कि पंजाब में आपने बेहतर पुलिसिंग की बात की, रिफॉर्म की बात की, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात की। मोटरवे तो कम से कम एक सिक्योर एरिया होना चाहिए था। मोटरवे में अगर टोल भी एरिया जा रहा है, वहां मोटरवे पुलिस ही नहीं थी। इन सब चीजों पे आपकी क्या रिफ्लेक्शन है? आप कल लाहौर जा भी रहे हैं। देखिए एक तो ये इंसिडेंट जो हुआ है इसने सारी कौम को हिला दिया, क्योंकि सारे आइडेंटिफाई करते हैं इसमें कि हमारी बहन हो सकती थी, हमारी बेटी हो सकती थी, और बच्चों के सामने जो हुआ है तो ये एक यानी एक उस तरह का सदमा पहुंचा है जो जब कोई बच्ची का रेप हो, छोटी बच्चियों का ज़ैनब केस हुआ, फिर यानी इसने ये ऑलमोस्ट एक ऐसा हुआ इंसिडेंट जिसकी इतनी लोगों को तकलीफ हुई है कि सब ने कहा कि हमें अब कुछ ना कुछ करना है। लेकिन मैं इससे पहले आपको बताऊं कि जब मैं इस इक़्तिदार में आया 2 साल पहले, तो मैं क्राइम चार्ट आईजी पुलिस को, मैंने बाकी भी आईजीज को बनाया, और यहाँ इस्लामाबाद के आईजी, मैंने पूछा मुझे बताओ क्राइम किस चीज़ की है। मुझे इतना शौक हुआ, पता चला कि सेक्स क्राइम बढ़ती जा रही है, उसके अंदर इंक्रीज है। और इस क्राइम अगेंस्ट द वुमन, सिर्फ वुमेन नहीं, अच्छा, बच्चों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि कसूर का केस, आपको पता है कसूर का जब केस हुआ,
جب میں نے پھر ایک بڑے اچھے ایک DIG کو میں نے بلایا پنجاب سے, ان کی ذمہ داری لگائی کہ مجھے بتاؤ یہ قصور میں کیا ہوا ہے. یہ تو شروع میں قصور کے اندر واقعہ, آپ کو پتا بچوں سے بڑے واقعات تھے, اور ان کی فلمیں بنائی جا رہی تھی, چائلڈ پورنوگرافی. پھر مجھے پتا چلا کہ پاکستان دنیا میں ٹاپ پہ ہے چائلڈ پورنوگرافی کے اوپر. تو میں نے پھر اس کو کہا کہ مجھے چیک کرو کہ قصور میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے جب اس نے مجھے واپس آ کے رپورٹ دی, یعنی میں شوق میں چلا گیا. اس نے کہا جو آپ سوچ رہے ہیں اس سے بہت بڑا یہ ایشو بن چکا ہے, یہ پھیل گیا سوسائٹی میں. اس کے بعد ہم نے بیٹھ کے پلاننگ کی, علماء سے کہا کہ بات کرو, ان سے ٹیچر سے بات کرو, وہاں معززین سے بات کرو. پولیس صرف پولیسنگ کا یہ ایشو نہیں ہے, وہ پھیل گیا ہے اس وقت. اور یہ اور بھی فیصلہ آباد میں بھی, یعنی شرمناک. کوئی سولوشن تو آپ کی گورنمنٹ کو اس کا نکالنا ہے نا. میں یہ محیط آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر ہم نے بیٹھے, میں نے, کیونکہ اب جو پولیسنگ ہے یہ اب پروونشل سبجیکٹ بن چکا ہے. میں نے پھر ساروں کو بلایا, ایک میٹنگ بھی کی, بتایا کہ چائلڈ ابیوز یہ ہمارے یہ جس طرح پاکستان میں ہے, اس کے اوپر پھر ہم نے پوری ٹائم بھی سپینڈ کیا, کیا وجوہات ہیں. دیکھیں اس کے 3 حل ہیں. ایک ہے پولیسنگ. پولیسنگ کا مطلب کہ ایک ابھی تک یہاں رجسٹریشن ہی نہیں ہے سیکس اوفینڈرز کی. ایک پیڈو فائل جو کہ باہر کوئی یورپ میں کوئی جیل میں رہ کے آیا تھا, وہ پاکستان آیا, کسی نے اس کو ریکارڈ ہی نہیں کیا کہ وہ جیل سے نکلا ہوا ہے. پیڈو فائل جو بچوں سے زیادتی کرتے ہیں, ان کی تاریخ, ان کی ہسٹری یہ ہے کہ جب یہ جیل سے نکلتے ہیں یہ پھر وہی کام کرتے ہیں. اس لیے باہر ان کے اوپر پورے ان کے رجسٹر ہوتی ہے, ان کا پورا ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے, ٹریک اور ٹریس کرتے ہیں ان کو. وہ آیا, اس نے یہاں پھر پتہ نہیں کتنے بچوں سے وہ زیادتی کی پکڑ. تو پھر نمبر 1 پولیسنگ کے ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے سب کی. نمبر 2 لیجسلیشن چاہیے, ان کو عبرتناک سزائیں دینی چاہیے. میرے خیال میں تو ان کو چوک پہ لٹکانا چاہیے. جب یہ آپ کی گورنمنٹ کی پوزیشن ہے کہ پبلک ہینگنگز ہو, اس کی تو پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے. دیکھیں ریپ کی اور یہ جو بچوں سے کرتے ہیں, کیونکہ یہ یاد رکھیں وہ بچوں کی زندگی تباہ, ان کے ماں باپ. اچھا, اور دوسری چیز آپ کو یہ نہیں پتا کہ کتنے کیس انڈر رپورٹنگ ہے اس کی, لوگ شرم سے بتاتے ہی نہیں ہیں. ماں باپ ڈر جاتے ہیں, خواتین ڈر جاتی ہیں, اور کون بتانا چاہتا ہے. تو ایک تو ان کو پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے. بدقسمتی سے جب ہم نے ڈسکشن کی تو کہا کہ یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اس میں بتایا انہوں نے کہ یورپین یونین نے ہمیں GSP اسٹیٹس دیا ہوا ہے ٹریڈ کا, تو وہ افیکٹ ہو جائے گا. میں اس کے بعد سمجھتا ہوں اس کی کیسٹریشن ہونی چاہیے, کیمیکل کیسٹریشن. اب یہ کئی ملکوں کے اندر میں پڑھ رہا ہوں, تو ان کو یا سرجری کریں کہ وہ آگے سے کچھ کر ہی نہ سکیں. جو ریپیٹ اوفینڈر ہے, جو دیکھیں نا جس طرح مرڈر ہوتا ہے 1st ڈگری, 2nd ڈگری, 3rd ڈگری, اسی طرح اس کو بھی گریڈ کریں. اور جو 1st ڈگری ہو اس کو تو کیسٹریشن کریں, یعنی ان کو کبھی بھی, یعنی ان کو آپ آپریشن کر کے ان کو نکارا کر کے رکھ دیں. اس سے جب تک عبرتناک نہیں ہوگا نا ابھی تک. اب یہ جو آدمی جس نے کیا ریپ, یہ عابد علی جو ہے, یہ گینگ ریپ میں ملوث تھا 2013 میں. تو جب گینگ ریپ کر چکا تھا تو ہمارے ملک میں کیا اس کا رجسٹر نہیں تھا, اس کے اوپر کوئی پنش جو گینگ ریپ بھی کرتا ہے نہیں. لیکن وہاں پر ایک پرابلم ہے کہ گینگ ریپ کیا, ڈیکوئٹی کی, ماں اور بیٹی کو ریپ کیا, گھر میں گھس گیا, اس کے بعد بیل ہو گئی, معاملہ ختم ہو گیا. تو آپ کا جو سسٹم ہے پورا جو, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لیجسلیشن جو ہے اس کے لیے فریش قانون چاہیے. اس طرح کے لوگوں کو ان کو آپریشن کرنا چاہیے, ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہیے. اور تیسری چیز یہ کہ دیکھیں معاشرہ فائٹ کرتا ہے کئی چیزوں کو, صرف پولیس نہیں فائٹ کر سکتی. دنیا کی تاریخ میں آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ جب آپ ایک معاشرے میں فحاشی بڑھاتے ہیں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک سیکس کرائم بڑھ جاتی ہے, دوسری آپ کا خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے, فیملی سسٹم بریک ڈاؤن کرتا ہے. میں جب انگلینڈ میں گیا 50 سال پہلے تو ہر 14 میں 1 طلاق ہوتی تھی, اور وہی ٹائم تھا ان کا سیکس, ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول کی, ان کی یہ ساری چینج آتا رہا. جیسے جیسے ان کے معاشرے میں فحاشی بڑھتی رہی, ایکسیپٹیبل ہوتی رہی, آج تقریباً 70% ڈیورس کیسز ہیں. اس کے بہت بڑا امپیکٹ ہے معاشرے پہ جب آپ کی فیملی ٹوٹتی ہے. ہمارے ملک کی جو ایڈوانٹیج ہے دنیا سے, ہمارے ملک کی یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے پاس فیملی سسٹم. مغرب ہر طرح ہمارے سے آگے, تعلیم میں آگے, ادارے ان کے بہتر ہیں, ریسرچ میں وہ آگے ہیں,
इंसाफ का निज़ाम बेहतर है, लेकिन उनका फैमिली सिस्टम टूटता जा रहा है। ये हो ही नहीं सकता कि वो घर अपनी जब तक आमदनी नहीं बढ़ाता, वो खर्चे कम करता है, वो उस मुश्किल वो अब जब आप खर्चे कम करते हैं क्या होता है? अब बच्चों की जनाब आप फीस नहीं दे सकते, उनको एक अच्छे स्कूल से कमजोर स्कूल में लेके जाते हैं, कई बजाय स्कूल से निकाल लेते हैं, उनको कपड़े नहीं आप नए दे सकते, खाना आप बजाय गोश्त खाने के दाल पे आ जाते हैं, यानी घर एक मुश्किल वक्त से गुजरता है। तो मैं सिर्फ लोगों को वो लोग बेताब होते हैं, लोगों में सब्र नहीं होता, कहते हैं जी क्यों नहीं एकदम चेंज आया, नया पाकिस्तानी बना। एक प्रोसेस होता है नया पाकिस्तान। तो उसके अंदर ये जो ऑपोजिशन है इन्होंने पूरा फायदा उठाया, पहले दिन से कोई चीज गलत, ये गलत हो गया, क्योंकि इनका इंटरेस्ट सिर्फ ब्लैकमेल करने का था। वो हर कोविड पे इन्होंने ब्लैकमेल किया, फेटअप पे ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, इकोनॉमी के ऊपर इन्होंने किया, कश्मीर, फिर वो जो कंटेनर पे सब चढ़ गए, कह रहे हैं लिबरल और इस्लाम खतरे में है। तो इनका वन पॉइंट एजेंडा है। और अभी भी मैं मेंटेन करता हूं कि जब आपके मुल्क के अंदर क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में आ जाएं, वो बजाय मुल्क के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने जात के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, वो ज्यादा मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं बजाय दुश्मनों के। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा अगर हम गवर्नेंस के इश्यूज की तरफ आ जाएं, आप इस पूरे 15-20 दिन से मसलसल उस्मान बुज़दार साहब जो है वो दोबारा एक टारगेट है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं मानता हूं कि उस्मान बुज़दार को ऑपोजिशन को उनको एक वीक टारगेट समझते हैं और वो उनको वीक टारगेट बन के बार बार जो है उन पे हमला करते हैं। लेकिन आपके जो सपोर्टर्स हैं पीटीआई के अंदर, आपकी अपनी जो पार्टी, वो महसूस करते हैं कि आप अपना पॉलिटिकल कैपिटल स्पेंड कर रहे हैं, अपनी गुडविल स्पेंड करते हैं उस्मान बुज़दार साहब को डिफेंड करने के लिए। आप क्या समझते हैं कि उस्मान बुज़दार एक इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर है? देखिए मोहित, उस्मान बुज़दार की सिर्फ एक वीकनेस है जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है और उनके मुखालिफ को मजा, उनको उनके लिए आसान होता है उनको टारगेट बनाना। वो मीडिया सेवी नहीं है, जो वो मीडिया पे आके अपनी सफाई नहीं पेश कर सकते, प्रमोट नहीं कर सकते अपने आप को। वो शहबाज शरीफ की तरह अरबों रुपया अपनी पब्लिसिटी पे नहीं खर्च करते, वो इश्तिहारात दे के पॉजिटिव अपने ऊपर मजबूर नहीं लिखवाते, वो इतना सा काम करके इतने बड़े पब्लिसिटी नहीं लेते। वो उनको एक्चुअली हैंडीकैप है। और वो कोई भी जब शुरू में कोई आता है, कोई भी, मुझे याद है जब नवाज शरीफ आया था तो नवाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर बना था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता था जब तक एक जगह लफाफा ना चलाओ। ये लफाफा जर्नलिज्म शुरू उसने की थी, हमें तो याद है, हमारे सामने सब कुछ हुआ। तो वो एक उनका हैंडीकैप है, उनके लिए टारगेट बन जाते हैं। बदकिस्मती से हमारे अंदर भी थोड़े से लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, वो भी अंडरमाइन करते हैं। मैं क्या बताऊं, तो एक टारगेट बना हुआ है। प्राइम मिनिस्टर, एक ब्रेक लेने दीजिए। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ। बात हो रही है पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नेंस के हवाले से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से डिस्कशन को कंटिन्यू करें। Going sky high in the urban hub of the Twin Cities. Pre-launch bookings of Giga Mall Extension are open now. All new Brio with 7 powerful enzymes जो extra strength के साथ हर तरह के दाग मिटाएं और कलर प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी रखे आपके कपड़ों को ब्राइट एंड क्लीन फॉर लॉन्गर। लाइफ के हर ओ के लिए Brio। वजीर आजम पाकिस्तान के तामीराती तरक्की के विजन की तकमील। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मराकज और ब्लू एरिया में कमर्शियल प्लाटों का नीलामिया 21, 22 और 23 सितंबर 2020 दिन 11 बजे, जबकि पाक इनक्लेव 3 के रिहायशी प्लाटों की कुरानदाजी 24 सितंबर 2020 दिन 11 बजे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन दरखास्त देने की सहूलत। दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 17 सितंबर 2020। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट आज ही खरीदें, आज ही तामीर करें। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस्लामाबाद। वेलकम टू सुपीरियर यूनिवर्सिटी, जिसके ग्रेजुएट्स कभी बेरोजगार नहीं रहते। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता लीडरशिप के ज़ेरे साए सुपीरियर में HEC रिकॉग्नाइज्ड डिग्री दी जाती है। Going sky high in the urban hub of the Twin Cities. Pre-launch bookings of Giga Mall Extension are open now. All new Brio with 7 powerful enzymes जो extra strength के साथ हर तरह के दाग मिटाएं और कलर प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी रखे आपके कपड़ों को ब्राइट एंड क्लीन फॉर लॉन्गर।
लाइफ के हर ओ के लिए ब्रियो। पावर सीमेंट, आज के दौर की तेज रफ्तार कंस्ट्रक्शन के लिए फास्ट सेटिंग, लॉन्ग लास्टिंग मजबूती। पावर सीमेंट, मजबूती चट्टानों जैसी। डीएच मुल्तान में सेक्टर क्यू की पोजीशन का आगाज अगस्त 2020 से कर दिया गया है। प्लॉट पोजीशन के 1 साल के अंदर घरों की तामीर मुकम्मल करने वाले अलॉटीज के लिए डेवलपमेंट चार्जेस की मुकम्मल छूट होगी। डीएचए मुल्तान। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस स्याहदाने ने कलौंजी को जरूर इस्तेमाल करो, इसमें शिफा है। This hadith is sponsored by Powerful Essential 26 विटामिन, मिनरल्स और कलौंजी से भरपूर ड्रिंक है Powerful Essential, टेस्ट ऑफ पावर। पाकिस्तान की बुनियाद में एफको का हिस्सा है और मुस्तकबिल में भी एफको स्टील, मुस्तकबिल की तामीर। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस स्याहदाने ने कलौंजी को जरूर इस्तेमाल करो, इसमें शिफा है। This hadith is sponsored by Powerful Essential 26 विटामिन, मिनरल्स और कलौंजी से भरपूर ड्रिंक है Powerful Essential, टेस्ट ऑफ पावर। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं मौजूद हूं वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ और डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आप क्या चीज स्किल देख रहे हैं उस्मान बुज़दार में जो बाकी सबको नजर नहीं आ रही? मैं नंबर 1 चीज ये जानता हूं कि उस्मान बुज़दार करप्ट नहीं है। ठीक, एक बड़ी मुश्किल पंजाब की हुकूमत वो जो कर रहा है वो बड़ी मुश्किल हुकूमत है, क्योंकि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और पुलिस पोलिटिसाइज हो चुकी है। कैसे पोलिटिसाइज हुई है? 35 साल से एक ही पार्टी वहां गवर्न कर रही है। हम जब केपी के अंदर जब हमने पुलिस रिफॉर्म्स की तो पहला 1.5-2 साल हमारे लोगों से आया कि जनाब एएनपी के काम करते नीचे थाने में, हमारे काम नहीं करते। हमें ये बड़ी क्रिटिसिज्म है। वो सिर्फ 5 साल पावर में रहे थे, ये 30 साल पावर में है। इन्होंने तो थानेदार भी होता था तो वो हमजा शरीफ अपना चुन के थानेदार रखवाते थे।